तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम नवीन सर का प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 मतलब पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। रिवीजन करने के लिए सुपर फास्ट रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केरल शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। इसमें मार्शल आर्ट और श्रृंगार मुखौटा इसमें प्रयोग किया जाता है। और कथकली जो है इसका आकाश जो है तत्व प्रतीक है। इसका प्रतीक क्या है? आकाश तत्व। इसका कथकली का आकाश तत्व प्रतीक है। मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद में कथकली के कला के कुल कितने रूप हैं? कथकली के 5 रूप हैं। कौन कौन सा है? लिटरेचर है, पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक है, एक्टिंग है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8, जो किससे? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इसका मतलब शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, जो है भरत मुनि का एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें यह शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। 2000 वर्ष पुराना है भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली केरल का है। कथक यूपी का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सात्रिया असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के किसड़ा जिले के कुचिपुड़ी गांव से वर्णित है। उसके बाद में आते हैं, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो कि 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया सब श्रीमद शंकरदेव ने इसको बनाया था। उसके बाद में अंकीय नाट को प्रदर्शन करने के लिए लाया गया है। साउथ में कितने क्लासिकल डांस है? साउथ के 4 क्लासिकल डांस है। नॉर्थ ईस्ट के हैं 2। साउथ ईस्ट के कितने हैं? 1 है जिसका नाम उड़ीसी है, और नॉर्थ का है 1 जिसका नाम कथक है, यूपी का। अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ। अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ। ये 3 राज्य में है। कौन सा है? मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में है, सरायकेला छऊ झारखंड में है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में है। लिम, जिसे नूरा लिम भी कहते हैं, नागालैंड का एक नृत्य है। नागालैंड का और कौन कौन सा नृत्य है? चोंग है, रेंगमा है, मोरसे है, बांस है, जेलियांग है, सदल केनई है। मिजोरम कौन कौन सा है? खुल्लम है, चैलम है, खानटम है। उड़ीसी का है, उड़ीसा का कौन कौन सा है? गोटिपुआ है, पैंका है। उसके बाद में अरुणाचल का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का वांचो है, पासी है। बिहार का है जाटिन और विदेशिया बिहार का है। पांडवानी सुआ छत्तीसगढ़ का डांस है। रणमालो मांडो गोवा का है। हल्लीसा का टिप्पणी गुजरात का है। लांबी वीरगासे कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 3, यम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है, ये आपको हमने एक बताया था, ये गलत हो गया था, 1998 रहेगा। 1998 में सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला था। उसके बाद में फर्स्ट भारतीय गायिका भारत रत्न प्राप्त करने वाली यम एस सुब्बुलक्ष्मी हैं। इनको पद्म विभूषण जो है 1975 में, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1974 में मिला है। इन्होंने UN में जो है प्रदर्शन 1966 में की थी। पंडित रविशंकर, इनको जो है 1999 में सबसे पहले 1999 में भारत रत्न मिला था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। उसके बाद में पंडित रविशंकर को सबसे पहले ग्रैमी मिला था 1968 में, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। जाकिर हुसैन को जो है 2023 में, यहाँ पे 2023 रहेगा, हमने आपको बता दिया था पहले वाले प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा गलती हुआ था, 2023 यहाँ पे रहेगा। जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण मिला था। उसके बाद में इसका क्रम देख लेते हैं जो अवार्ड दिया जाता है। पहले पे भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म श्री है। उसके बाद आ जाइए ग्रैमी।
जाकिर हुसैन को ग्रैमी पुरस्कार 2024 में और पद्म भूषण जो है 2022 में दिया गया है। जाकिर हुसैन को फिर से बता देते हैं, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में, पद्म भूषण 2002 में दिया गया है। उसके बाद में R.D. बर्मन जो हैं इनको पंचम दा के नाम से जानते हैं। यह एक म्यूजिशियन है। A.R. रहमान, मोजार्ट ऑफ मद्रास बोलते हैं इनको, 2009 में ऑस्कर जय हो सॉन्ग के लिए दिया गया था। जय हो सॉन्ग के लिए एक फीमेल लेडी हैं, मतलब फीमेल हैं, तन्वी शाह को फर्स्ट ग्रैमी 2010 में मिला है, यही जय हो सॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बेटन कप 1895 का है। हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है भारत की बेटन कप। हॉकी का मैच जो कि 60 मिनट का होता है, यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। 15 मिनट के बीच में 2 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट के बीच में 2 मिनट का गैप, और 30 मिनट जब हो जाएगा फिर 15 मिनट का एक बड़ा गैप मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। ठीक, भारत ने गोल्ड जो ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते हैं हॉकी में, भारत ने अभी तक 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी में। 1928 में पहली बार जीता था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, उसके बाद 1932 में, 1936 में, फिर 1948 में, 1952 में, 1956 में। उसके बाद 1964 में, 1980 में लास्ट जीता था मास्को में लास्ट गोल्ड जीता था। हॉकी का वर्ल्ड कप जो है, हॉकी के वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में होती है, बार्सिलोना में हुआ है। उसके बाद 1973 में होती है, उसके बाद 1975 में जब होती है तब यहाँ पे हॉकी का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। उस समय कैप्टन कौन थे भारत के? उस समय कैप्टन भारत के थे अजीत पाल सिंह। पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में होती है। हॉकी का सबसे पुराना कप क्लब जो है 1885 का है, कोलकाता क्लब है। पहले प्रैक्टिस सेट में एक कोई और गलती हुआ था, 3 गलती बताए थे, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कबड्डी की शैलियाँ। कबड्डी की 4 शैलियाँ हैं, संजीवनी है, अमर है, हुतुतु है, गामनी है। उसके बाद में कबड्डी का मैच जो कि होता है 40 मिनट का, मेल का, फीमेल का होता है 30 मिनट का। 40 मिनट में 20 मिनट का मतलब मैच होता है, 5 मिनट का बीच में ब्रेक मिलता है, और फीमेल में 15 मिनट का मैच होता है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। कबड्डी का मैदान मेल का होता है 13 × 10 मीटर का, फीमेल का होता है 12 × 8 मीटर का। उसके बाद में कबड्डी जो है, कबड्डी का ये मैदान है, देख लीजिए कबड्डी का पूरा मैदान है जो कि 6.5 मीटर का इधर, 6.5 मीटर का इधर होता है। उसके बाद में बीच वाले लाइन को क्या कहते हैं? मिड लाइन कहते हैं। इस लाइन को बोक लाइन कहते हैं, इस लाइन को बोनस लाइन कहते हैं, इस लाइन को इंड लाइन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंड लाइन से बोक लाइन की दूरी कितनी है? इंड लाइन से बोक लाइन की दूरी है 2.75 मीटर। बोनस लाइन की दूरी कितनी है? बोक लाइन से 1 मीटर की। इंड लाइन की जो है बोनस लाइन से इंड लाइन की दूरी 1.75 मीटर की है। उसके बाद में कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं कभी किसी को कुछ हो जाए। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में होती है, आज के मॉक टेस्ट में आया था। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में होती है। रेड टाइम जो है, इसका रेड टाइम क्या है? 30 सेकंड रेड टाइम है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कबड्डी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है जयपुर में है, 2004 में बना था। क्वेश्चन नंबर 6, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। माइक टायसन की आत्मकथा है, यूएसए के प्लेयर हैं। फास्टर देन लाइटनिंग जो है उसेन बोल्ट की बुक का नाम है। मोमेंट्स जो है CR7 जिसे बोलते हैं, रोनाल्डो की बुक का नाम है मोमेंट्स। अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा की बुक का नाम है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविक की बुक का नाम है। बूथ फिट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम की बुक का नाम है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी के बुक का नाम है। उसके बाद में कुछ भारतीय के बुक का नाम देख लेते हैं यहाँ पे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव जो है सुरेश रैना की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है सौरव गांगुली की है।
क्वेश्चन नंबर 7 मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे स्नान एंड दान का फेस्टिवल भी कहते हैं। केरल मकर संक्रांति जो है मकर संक्रांति को केरल में मकर बिलक्कू कहते हैं, जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है भगवान अयप्पन के लिए। हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहते हैं। असम में माघ बिहू कहते हैं। यूपी एंड दिल्ली में मकर संक्रांति कहते हैं, इसे खिचड़ी भी कहते हैं यूपी में। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। एलू बिरोधू कर्नाटक में। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि 4 दिन मनाया जाता है। भोंगी पोंगल इंद्र जी की पूजा होती है। सूर्य पोंगल में सूर्य जी की। मट्टू पोंगल में बैल की पूजा होती है। कानून पोंगल में कन्या की पूजा होती है। माघी संक्रांति बिहार में मनाया जाता है। पेड़ा पेडुंगा आंध्र प्रदेश में। पाना संक्रांति उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना जो है यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना में न्याय की संख्या 3 है, स्वतंत्रता 5 है, समता 2 है। अखंडता वर्ड जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। राज्यों का गठन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को। तेलंगाना का गठन 2 जनवरी सन 2014 को। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को होता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन एक साथ होता है 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं भारत में? भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें हैं। निवास स्थान पे मतलब निवास स्थान के अगर आप यहीं के निवासी हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण के आधार पर, क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता मिल सकती है आपको। जैसे सिक्किम को मिला था क्षेत्र को शामिल करके। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता में संशोधन अभी तक 6 बार हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। इसको पारित जो है 11 दिसंबर सन 2019 को किया गया। इसको लागू 10 जनवरी 2020 को किया गया। नागरिकता जो है भाग 2 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 511 में कुल 7 अनुच्छेद हैं नागरिकता के लिए। नागरिकता पर कानून जो है बनाने का अधिकार संसद के पास है आर्टिकल 11 के अनुसार। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 अरबवासी जो थे भारत पर आक्रमण क्यों किए थे? उनका मुख्य कारण क्या था? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। 711 में अबेदुल्ला आया था, उसके बाद में बुदैल आया था। ये दोनों को राजा दाहिर ने मारकर भगा दिया था। उसके बाद में 712 में जब राजा दाहिर कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद कासिम का आक्रमण हो जाता है। उसके बाद राजा दाहिर मतलब हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। कासिम का विजय होता है। कासिम जो है सिंध उसके बाद जीतने के बाद सिंध पर जजिया कर लगा देता है। और फर्स्ट अरब आक्रमणकारी कौन था? कासिम ही था। कासिम को ही माना जाता है। उसके बाद में देख लेते हैं भारत पर आक्रमण का क्रम देख लें। पहले ईरानों का आक्रमण हुआ, ईरानी का, उसके बाद यूनानी का, फिर इंडो ग्रीक का, फिर शक का, उसके बाद पहलों का, फिर कुषाण का, फिर अरब का, फिर तुर्क का आक्रमण हुआ। तराइन की लड़ाई। तराइन की फर्स्ट युद्ध जो है 1191 में लड़ी गई थी। आइए मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण देख लेते हैं। पहले बार 1175 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था मुल्तान पर। उसके बाद 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था। वहाँ के सोलंकी वंश का वहाँ पे शासन था। सोलंकी वंश के शासक कौन थे? भीमदेव थे। भीमदेव की माँ के नाम था नायिका देवी। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाकर खदेड़ दिया था भारत से। उसके बाद में 1191 में फिर से आता है। उसके बाद तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है पृथ्वीराज थर्ड के बीच। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज मतलब विजय होते हैं। फिर 1192 में फिर तराइन का सेकंड युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान को इनको पराजित कर देता है मोहम्मद गौरी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रदेव जो यहाँ पे है जयचंद जो यहाँ पे है जयचंद ने धोखा दे दिया था। इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान
पराजित हो जाते हैं। फिर 1194 में ये मोहम्मद गौरी और जोचंद का युद्ध होता है, चंदावर का वार जिसे कहते हैं। 1194 में जिसमें गौरी का विजय होता है। उसके बाद में जयचंद जो था कन्नौज गढ़वाल वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत पर वंश देख लेते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, GKTSL। गुलाम वंश का काल 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश का काल 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश का काल 1320 से 1414 तक, सैयद वंश का काल 1414 से 1451 तक, लोधी वंश का काल 1451 से 1526 तक है। उसके बाद में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऐबक संस्थापक था। और मतलब ऐबक का मतलब शासन कब से कब तक किया? 1206 से लेकर 1210 तक ऐबक का शासन था गुलाम वंश पर। मतलब ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श की मतलब उपाधि मिली थी। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ऐबक का मौत होता है पोलो खेलते हुए गिर के। उसके बाद में खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन किसने किया था? तुगलक का शासन सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया था भारत पर। इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का काल है। इसने चांदी के सिक्का जिसे टंका कहते हैं और तांबे के सिक्के जिसे जीतल कहते हैं इसको प्रचलित करा था। उसके बाद में दासों की जो है आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में जिसे कहते हैं, यहाँ पे नीचे लिखे हैं, जिसे कहते हैं तुर्क चहलगानी के रूप में 40 तुर्क की एक आधिकारिक क्या बनाया था? चालीसा बनाया था, जिसे तुर्क चहलगानी कहते हैं। इसमें 40 तुर्क सरदार शामिल थे। ठीक है। उसके बाद में इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था और कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद को ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 रजिया सुल्तान का काल है 1236 से 1240 तक। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसके समय विद्रोह अल्तुनिया ने किया था। अल्तुनिया जो है तबर हिंद भटिंडा पंजाब में रहता था, वहाँ का था। उसके बाद में जब पता चला रजिया सुल्तान को तो उसमें रजिया सुल्तान जो है पंजाब चली गई। पंजाब में जाने के बाद जो है ये जो इसका नाम क्या है? 1 मिनट। हाँ, अल्तुनिया ने जो है रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। किस किला में? किला मुबारक में इसको कैद कर लिया था। ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था? इसका नाम था याकूत खान था। उसके बाद ये रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? बहराम शाह बैठता है। इसका काल 1240 से 1242 तक है। क्वेश्चन नंबर 15 कर्क रेखा किसने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मित्र पर गमछा झार ऐसे ट्रिक है इसका। मिजोरम जो है, मिजोरम के चंपाई कर्क पॉइंट है। मिजोरम में चंपाई कर्क पॉइंट है, वहाँ से गुजरती है। त्रिपुरा के उदयपुर कर्क पॉइंट है। पश्चिम बंगाल में कृष्णा नागर कर्क पॉइंट। राजस्थान में कालिंजर कर्क पॉइंट है। गुजरात में जस्तर है। मध्य प्रदेश में शाजापुर है। छत्तीसगढ़ में सोनहट है। झारखंड में लोहरदगा है। इसको आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। 17 देशों से गुजरती है कर्क रेखा, 3 महाद्वीपों से और 6 जल निकायों से गुजरती है। 17 देश, 3 महाद्वीप और 6 जल निकाय से गुजरती है कर्क रेखा। सबसे नज़दीक राजधानी कर्क रेखा की है रांची, जो कि झारखंड में। और सबसे दूर राजधानी कौन सी है? जयपुर राजधानी राजस्थान की है। सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरती है 24 डिग्री नॉर्थ रेखा। क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको नाम दिया गया है। इसकी स्थापना 1884 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना 1884 में होती है।
भूमध्य रेखा 0 डिग्री या विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से गुजरती है। 5 राज्य से गुजरती है: यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यूपी में छत उड़े आधे से, ऐसे कुछ इसका ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला कौन सा है? नीलगिरी, जो कि 1986 में बना था। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में 11 शामिल हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ, गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सायखोवा, असम में स्थित है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार, तमिलनाडु में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। बांधवगढ़ राजस्थान में स्थित है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्लोवर वैली उत्तराखंड में स्थित है। नुब्रा वैली लद्दाख में, कम्बम तमिलनाडु में स्थित है। डिजूडू नागालैंड में स्थित है। स्पीति, बसपा, सांगला ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिलिकॉन बेंगलुरु में स्थित है। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? कृषि है, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? कृषि है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? विनिर्माण, जैसे जूते बनाना। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र। इसमें इससे ही सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है तृतीय क्षेत्र से ही मिलता है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे बैंक है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रेड हो गया, होटल हो गया, इस तृतीय क्षेत्र में सब आता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर। तो आपका पहला सेट समाप्त होता है। आइए दूसरे सेट पर चलते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पिछली बार क्या क्या गलती हुआ था देख लेते हैं एक बार दोबारा से। पहला गलती, एम एस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। बांधवगढ़ कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में मिला था, जिसमें ये दोनों हमने बता दिया सही। वो बांधवगढ़ वाला हम भूल गए थे, जो कि राजस्थान में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, कत्थक। कत्थक से कितने घराने संबंधित हैं? कत्थक में 4 घराने आते हैं: जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना। जयपुर घराने के संस्थापक हैं भानु जी, संस्थापक हैं। पैरों की हरकत पर ध्यान दिया जाता है जयपुर घराने में। बनारस घराना जानकी प्रसाद जी, संस्थापक हैं, चेहरे के भाव पर ध्यान दिया जाता है। लखनऊ घराने के संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद, डुमरी गायन से संबंधित है लखनऊ घराना, आध्यात्मिक पहलू इसी से जुड़े हैं। रायगढ़ घराना महाराजा चक्र सिंह संबंधित मतलब संस्थापक हैं रायगढ़ घराने के। बनारस घराना सबसे पुराना घराना है, ठीक है। उसके बाद कत्थक। कत्थक जो है ये मुग़ल परंपरा पर आधारित है, मुग़ल के ही समय स्टार्ट हुआ था कत्थक। कत्थक को पुनर्जीवित जो है लेडी लीला सोखे ने किया था। लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया था कत्थक को। इसका अन्य नाम क्या है? नटवरी है। उसके बाद में कथाकारों का नृत्य है, कथक का अन्य नाम है। थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला दिख रहा होगा, अपना वो बढ़ा लीजिएगा। कथक के कलाकार हैं बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, प्रेड़ा श्री माली, रोशन कुमारी, सितारा देवी। महाराज वाला ज़्यादा करके आता है। उसके बाद में चंद्रलेखा, शाश्वती सेन, वंदना सेन, ये सब कत्थक से संबंधित है। कत्थक का वाद्य यंत्र कौन का है? घुंघरू है, चक्कर है। इसमें मतलब कत्थक में कहानी सुनने के लिए पढ़ंत शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन कौन सा है? डमहल है, हिकात है, मंदजाल है, कूद है, हफीजा है, भांड पथेर है, रऊफ है। ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। चरकुला यूपी का वज्र क्षेत्र का लोक नृत्य है। छोलिया, छुड़किया बौल, कुमायूं, चाचरी, छोपती, घुघटी, गढ़वाल उत्तराखंड का लोक नृत्य है। सेवाकली जो है कथकली का अभ्यास इसी को बोलते हैं, केरल का है। मध्य प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य देख लेते हैं। जवारा है, मटकी है, फूलपति है, चटकारो है। महाराष्ट्र का है लावड़ी है, कोली है, लेजिम है, नकटा है, तमाशा है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मणिपुर का है थांगटा है, लाहिरोबा है, जागोई है। उसके बाद मेघालय का है लाहो है, नोंगक्रेम है,
वांगाला है। पंजाब का क्या है? गिद्धा है, जूली है। राजस्थान का है कालबेल या घूमर, पनिहारी। सिक्किम का है मारूनी, सिंधी, छम, तासी शब्द हो। क्वेश्चन नंबर 3, छठ पूजा। छठ पूजा जो है सूर्य देव को समर्पित है। माँ पार्वती का छठा रूप छठी मैया है, छठी पूजा है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खरना खाए, तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है, उसके बाद चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है। छठ गीतों की एक गायिका थी जिसका नाम शारदा सिन्हा था। इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री जो है 1991 में मिला है और पद्म विभूषण जो है 2018 में मिला है। पद्म भूषण है, पद्म विभूषण नहीं। बिहार का उत्सव देख लेते हैं। सामा चकेवा, सरहुल जो कि आदिवासी का न्यू ईयर इसे कहते हैं, बिछुहा, जीतिया बिहार का उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 4, सुरबहार वाद्य यंत्र से। सुरबहार वाद्य यंत्र के उस्ताद इमारत खान इसी से संबंधित है, सुरबहार वाद्य यंत्र से। सरोद वादक हैं अलाउद्दीन खान, इन्हीं के बेटे हैं अली अकबर खान, ये भी सरोद वादक हैं। इन्हीं की बेटी हैं, अलाउद्दीन खान की बेटी हैं अन्नपूर्णा देवी, ये सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अली अकबर के 2 बेटे हैं, एक का नाम असीस खान है, दूसरे का नाम आलम खान है, ये दोनों सरोद वादक हैं। अब्दुल करीम खान किराना घराना के संस्थापक हैं। सरोद सम्राट अमजद अली खान को बोलते हैं सरोद सम्राट। इनके 2 बेटे हैं अमान अली खान, अयान अली खान। ये तीनों लोग 2014 में जो नोबेल पुरस्कार जब वितरण हो रहा था वहाँ पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। 30 मिनट इसको और बढ़ा सकते हैं किसी कोई आवश्यक समय पर। फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ही विजेता था। फुटबॉल वर्ल्ड कप को आयोजित कौन करता है? फीफा। फीफा की स्थापना 1904 में होती है। इंडिया ने एशियन गेम में 1951 और 1962 में पुरस्कार जीता था। इंडिया ओलंपिक में चौथा प्लेस 1956 में पाया था, जो कि 1956 में कहाँ हुआ था? मेलबर्न ओलंपिक में हुआ था। इंडिया फुटबॉल संघ में 1937 में शामिल हुआ और फीफा में 1948 में शामिल हुआ। मैदान, फुटबॉल के मैदान के बारे में देख लेते हैं। मैदान की लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर की, चौड़ाई 45 से 91 मीटर की, गोल पोस्ट 7.32 मीटर लंबा होता है और हाइट उसकी होती है गोल पोस्ट की 8 फीट की। बाल का वजन होता है 396 से 453 ग्राम, इसे 350 से 450 याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 15(1) क्वेश्चन नंबर 6। आर्टिकल 15(1) में क्या है? राज्य द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। 15 के 2 में है। 15 के 2 के ए में क्या है? दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मैदान में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद 15 के 2 के बी में क्या है? कुआं, तालाब, स्नानाघर, सड़क से आप पानी ले सकते हैं, नहा सकते हैं, आपको इसमें भेदभाव नहीं होगा। 15 के 3 में क्या है? महिलाओं और बच्चों का विशेष प्रावधान है 15 के 3 में। 15 के 4 में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है 15 के 4 में। उसके बाद में मौलिक अधिकार भाग 3 में है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 15 मूवी जो है इसके एक्टर कौन है? आयुष्मान खुराना। डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार का आर्टिकल देख लेते हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता आर्टिकल 16 में है। ये आर्टिकल लिखा, ए का मतलब आर्टिकल है, 16 ये मत समझ लेना, आर्टिकल 16 है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 में। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। होमवर्क मिला था मौलिक अधिकार का पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए। आर्टिकल
मैं क्वेश्चन नंबर 8 आर्टिकल 19A में क्या है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के बी में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं। 19 के सी में क्या है, संघ का निर्माण। 19 के डी में है आवागमन। 19 के ई में है निवास। 19 का एफ समाप्त हो गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया 19 के एफ को। 19 के जी में है व्यापार कहीं भी आप कर सकते हैं, स्वतंत्रता व्यापार का। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत है। आर्टिकल नंबर 21 जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। कभी भी जो आर्टिकल 21 और 20 जो 20 और 21 आपातकाल में भी इसको खत्म नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना किस भवन में पाई जाती है। सुल्तान बलबन के मकबरे में पाई जाती है, जो कि महरौली नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया का पहला मकबरा कौन सा है। इंडिया का पहला मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। महमूद के याद में इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। ये यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ है। हामिदा बानो ने इसको बनवाया था, भारत के पहला उद्यान मकबरा को। हामिदा बानो कौन थी, अकबर की माता थी। क्वेश्चन नंबर 10 बलबन। बलबन का काल है 1265 से 1287। 1265 और 1287 को ही इलबरी वंश भी कहते हैं इसको, मतलब उसी समय इलबरी वंश भी था शासन में, सेकंड इलबरी वंश। नसरुद्दीन महमूद बलबन का नसरुद्दीन महमूद का काल कब से है, पहले देख लीजिए। 1246 से 1266 तक नसरुद्दीन महमूद का काल है। शासनकाल में इसको वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। इसी के काल में नसरुद्दीन महमूद के काल के ही समय में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी। क्यों प्राप्त थी, बलबन का ये दामाद है। बलबन का जो है नसरुद्दीन महमूद दामाद है। नसरुद्दीन महमूद देख लेते हैं, टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। सल्तनत काल का औरंगजेब इसी को कहते हैं, नसरुद्दीन महमूद को ही। बलबन को नायब ए मुमलिकात, जिसे पीएम के पद के बराबर है, नायब ए मुमलिकात पद पर बैठाया था। बलबन जो है लौह यौम रक्त नीति शुरू किया था। सिजदा फाबोस प्रथा शुरू किए थे। उसके बाद गैर इस्लामिक प्रथा को सपोर्ट करता था जो है बलबन। इसीलिए नवरोज़ उत्सव शुरू किया था बलबन ने। 1279 में और 1285 में 2 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था बलबन के समय। बलबन के खिलाफ जो है बंगाल में विद्रोह किसने किया था, तुगरिल खां ने। तुगरिल खां ने 1279 में बलबन के खिलाफ जो है विद्रोह किया था बंगाल में। बलबन का अन्य नाम देख लेते हैं, उलूग खां है। नसरुद्दीन महमूद ने कहा था उलूग खां बलबन को। बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया खुद को बोलता था। इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 11 खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 11 खिलजी वंश का काल 1290 से 1320 तक है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक इसका काल है। जलालुद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश का संस्थापक है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का काल कब से कब तक है, 1296 से 1316 तक है। जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी, किलो खरी थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसकी राजधानी थी जलालुद्दीन खिलजी की। शास्ता खां इसको कैकुबा ने कहा था, कैकुबा ने इसको शास्ता खां कहा था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। और उसकी हत्या करने के बाद 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव थे। इन्हीं को मतलब हराया था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ट्राइटन जो है नेपचून या वरुण किसे कहते हैं, उनका सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। यूरेनस का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटेनिया है। सर्वाधिक उपग्रह शनि का है 146। उसके बाद बृहस्पति का है 92। और मंगल का बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का 2 उपग्रह है, जिसे फाबोस और डीमोस कहते हैं। वरुण जिसे नेपचून कहते हैं, यह एक हल्का नीला रंग का है। उसके बाद में विलियम हार्शेल ने इसकी खोज की थी। वरुण की खोज जो है विलियम हार्शेल ने की थी। सबसे दूर वरुण ही स्थित है। किससे सबसे दूर है, बुध से सबसे, मतलब वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है।
सूर्य के सबसे नज़दीक देख लेते हैं, सबसे नज़दीक से सबसे दूर का क्रम। पहले पे है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, अरुण है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इसका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 13, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चट्टानों के बने हैं, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को ये गैसों के बने हैं, इसको एक्सटेरियर भी कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं, एक्सफोबियन भी कहते हैं। क्या? एक्सटेरियर, बाह्य ग्रह और एक्सफोबियन भी कहते हैं बृहस्पति ग्रह को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को। क्वेश्चन नंबर 14, एक खुला समुद्र बंदरगाह है। एक खुला समुद्र बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, यही सबसे बड़ा बंदरगाह है, यही सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सेकंड सबसे बड़ा चेन्नई वाला है। और सबसे गहरा कौन है? विशाखापट्टनम का, सबसे गहरा है विशाखापट्टनम का। भारत का फर्स्ट निगमीकृत बंदरगाह एन्नौर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? नहावा शेहा मुंबई में स्थित है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं, उसके बाद में पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंचवर्षीय योजना। भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा किसमें कब शामिल किया गया? 7वें पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1985 से 1990 में हुआ था। 7वें पंचवर्षीय योजना, इसमें भोजन, कार्य और उत्पादकता के नारे का इस्तेमाल किया गया। न्याय एंड समानता के साथ विकास 9वें पंचवर्षीय योजना में कहा गया। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरा महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरा गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चौथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। पांचवा डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। छठवा इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। योजना आयोग 1950 में बना था, उसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग आ जाता है। तीसरा पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या हुआ था? 2 बार हुआ था, 2 युद्ध हुआ था। तीसरे पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है? 1961 से 1966 तक। देखिए, इसमें 2 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1962 में इंडो चाइना वार इसे कहते हैं। इस समय रक्षा मंत्री कौन थे? B.K. कृष्ण मेनन थे। उसके बाद दूसरा युद्ध 1965 में इंडो पाक वार कहते हैं इसको। Y.B. चौहान इसके रक्षा मंत्री थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 17, निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया के रूप में भी जानते हैं, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु ये साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। उसके बाद में इसमें और क्या होता है? नेत्र जो होता है, इसके गोलक बढ़ जाते हैं। नेत्र के गोलक जो होते हैं बढ़ जाते हैं। इसका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। इसका सब उल्टा जो है दूर दृष्टि दोष में है। यहाँ पे देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या उत्तल लेंस, जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, इसका प्रयोग होता है। उसके बाद में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। जरा दृष्टि दोष, इस जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है। इसकी खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जरा दृष्टि दोष की खोज, द्विफोक्सी लेंस की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। इसका फार्मूला है P = 1/f। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। ज्योति तीव्रता का कैंडला है। कार्य जूल का कार्य है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव लिखा है, और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 19, नारियल के तेल में क्या होता है? नारियल के तेल में लारिक अम्ल होता है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल होता है। जैतून के तेल में, जिसे ओलिव ऑयल भी कहते हैं, ओलिक अम्ल होता है। घास में बेंजोइक अम्ल होता है। गेहूं में
ग्लूटामिक अम्ल होता है। गेहूं में क्या होता है? ग्लूटामिक अम्ल। प्याज और लहसुन में एलिसिन अम्ल होता है। आंसू में सियालिक अम्ल होता है। चाय और स्याही में टैनिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल, जिसे मेथोनाइक अम्ल भी कहते हैं, HCOOH चींटी, ततैया, मधुमक्खी, बिच्छू में पाया जाता है फार्मिक अम्ल या मेथोनाइक अम्ल। सिरका में एक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद आते हैं पीएच मान। पीएच स्केल जो है सोरेनसेन ने बनाया था पीएच स्केल को। 0 से ज़्यादा 7 से कम एसिड होता है, 7 से ज़्यादा 14 तक क्षार होता है, उसके बाद में 7 पर उदासीन होगा। जो बताएं हम ये अम्ल वाला, इसको ट्रिक से याद करिएगा, अपने में ट्रिक बनाइएगा, बहुत बढ़िया याद होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका खोज इसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद में इसका अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित की कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। तो आपका प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट 3 पे चलते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हर एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम भी 20 मिनट तो लगेगा ही, तो थोड़ा वीडियो 1.5 घंटा तक चला जाएगा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश का है, कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए इसमें लिखे हैं। तारंगम में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं। तारंगम में मांडूक शब्दम में मेढक की कहानी है। जलचित्र नृत्यम में पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है। जल में जो है पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है जलचित्र नृत्यम में। कुचिपुड़ी के गुरु का नाम सिद्धेंद्र योगी है। नर्तक के पैरों की मुद्रा, जिसे मंडीकोप कहते हैं। कुचिपुड़ी में नर्तक के पैरों की मुद्रा को क्या कहते हैं? मंडीकोप कहते हैं। नर्तक को भागोताल कहते हैं। कलाबाजी को काउत्तम और पुरुष पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। कलाकार कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी के कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि सबसे फेमस है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी का मसाल कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को, इनको पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। और देखते हैं कुचिपुड़ी के कलाकार कौन कौन हैं, देख लीजिए यहाँ पे। उषा गायत्री, राधा रेड्डी, हलीम खान, स्वप्न सुंदरी, पद्मजा रेड्डी। इसमें रेड्डी रूट वर्ड है कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा है, डांडिया रास है, बिंछुड़ो है। और गुजरात का यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए। जिरुभुन है, गराबो है, भवई है, लास्या है, हुडो है, पालीजंग है। ये लोक नृत्य है। बिहार का है, झिंझिया है, विदेशिया है। झिंझिया विदेशिया बिहार का है। गरबा जो है यूनेस्को ICH में शामिल है। गरबा जो है यूनेस्को ICH में शामिल है। गरबा 15वां है। ICH साइट कितनी है? 15 ठो है, ठीक है, जिसमें गरबा जो है 15वां ICH साइट है। तमिलनाडु कौन कौन सा है? कुम्मी है, कावड़ी है, माथिल अट्टम है। तमिलनाडु का है कुम्मी, कावड़ी, माथिल अट्टम। तेलंगाना का है गुसादी, लंबाडी, ओनालू। त्रिपुरा का है होजागिरी, गोरिया, हिकहाक, डेलो, वेलकम। त्रिपुरा का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का है काठी है, गंभीर है, बाउल है, मरसिया है। लक्षद्वीप का है लावा है, परिचय ली है, कोलकली है। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्रवीणा वादक हैं। उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा वादक हैं। इनको 2008 में पद्म भूषण मिला था।
इनायत हुसैन खान रामपुर सासवान घराना से संबंधित हैं। सुल्तान खान सारंगी वादक हैं। रुद्रवीणा वादक और कौन कौन है? बहाउद्दीन डागर, जिया मोहिनी डागर, ज्योति हेगड़े रुद्र वीणा वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है बुइया लोयन पीक, जो कि लोयन पीक जो है मोनपा जनजाति करती है इसको। उसके बाद में है कोंकी पोनू मुखौटा युद्ध नृत्य है पासी रिखमपाड़ा, अरुणाचल प्रदेश का है सब। बिहार का है पावरिया धमन जो है हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 5 टेनिस का ग्रैंड स्लैम इंडियन ओपन, टेनिस का ग्रैंड स्लैम कौन सा है? इंडियन नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, पीछे वाला ही मतलब हम PDF ले लिए हैं इसलिए थोड़ा गलती है। टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, इंडियन ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम कौन कौन सा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई में होता है, विंबलडन ओपन जून में होता है, US ओपन अगस्त में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन ओपन। इसकी स्थापना 1877 में होती है, मतलब शुरू जो है 1877 में होती है। सबसे मतलब दूसरा नंबर पे पुराना कौन है? 1881 में शुरुआत होती है, US ओपन है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन है, 1891 में इसकी शुरुआत होती है, लाल बजरी पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको 1905 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में आइए हार्ड कोर्ट पे कौन कौन सा खेला जाता है? US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन घास पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर मिट्टी पर खेला जाता है मतलब, ठीक है। उसके बाद में 2024 का ग्रैंड स्लैम देख लीजिए कौन कौन जीता। US ओपन जो है जानिक सिनर मेल में जीते हैं। विंबलडन ओपन कार्लोस अलकराज मेल में जीते हैं। फ्रेंच ओपन कार्लोस अलकराज मेल में जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जानिक सिनर मेल में जीते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके बाद में US ओपन को जानिक सिनर ने जीता है, और विंबलडन ओपन फ्रेंच ओपन को कार्लोस अलकराज ने जीता, बस 2 लोग ही जीते हैं। उसके बाद फीमेल में देख लेते हैं, US ओपन को और ऑस्ट्रेलियन ओपन को आर्याना साबालेंका ने जीती हैं, ठीक है। उसके बाद में विंबलडन ओपन को बारबोरा ने जीती हैं, और फ्रेंच ओपन को ईगा स्विएटेक ने जीती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनकी आत्मकथा है यस अगेंस्ट एंड्स। प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की है। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की है। अनगार्डेड मिताली राज की है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है। शटलिंग टू द टॉप PV सिंधु की है। गोल्डन गर्ल PT उषा की है। आई हैव द स्ट्रेट्स रविचंद्रन अश्विन की है। द डे आई बिकम ए रनर सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। सी डायड वोमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स अभिषेक दुबे की है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 7 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी को अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 300 का में इसको शामिल कर दिया गया, और इस समय यह कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे इसको हम बता दें आपको। आर्टिकल नंबर 32 से सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। आर्टिकल नंबर 226 से हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आर्टिकल 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल नंबर 39A में क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल नंबर 39 के D में है महिला और पुरुष जब दोनों समान काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, 39 के D में है। उसके बाद में भाग 4 DPSP 36 से 51। भाग 4 जो है आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है?
राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में नामांकन, डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण दोनों का एक भाग है। 48A में है पर्यावरण का संरक्षण, किसमें? आर्टिकल 48A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना 43A में है, आर्टिकल 43A में है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, आर्टिकल नंबर 45 में 0 से 6 साल के बच्चे के लिए। गाय बछड़ा दुधारू पशु के वध पर रोक, आर्टिकल 48 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का रक्षा, आर्टिकल 49 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51 में है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली का हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली के हौज खास को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का काल है 1296 से 1316 तक। उसके बाद में अली गुरसास्प सिकंदर सानी, इसको बोलते थे अलाउद्दीन खिलजी को। सीरी का किला बनवाया था मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने क्या क्या किया था? एकता प्रथा को ख़त्म कर दिया था, घोड़े दागने की प्रथा को शुरू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था, खुम्स कर को 4/5 कर दिया था, भू राजस्व को 1/2 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। मलिक काफूर, इसको 1000 दिनारी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय से इसको लेकर आया था, यह एक हिजड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान, देवगिरी का अभियान 1296 में होता है, वारंगल का 1309 में होता है। प्रताप रुद्र देव वहाँ के शासक थे वारंगल के 1309 में। उसके बाद में द्वार समुद्रम का वीर वल्लभ द्वार समुद्र के शासक थे, 1310 में वहाँ का अभियान होता है। पांड्य वंश का 1311 में वहाँ पर अभियान करता है। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण से संबंधित है। कौन सा बाजार नियंत्रण से संबंधित है देख लीजिए। शाहना ए मंडी का प्रमुख होता है। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण करता है। बारिद ए मंडी एक गुप्तचर होता है, बाजार में घूमता है, वहाँ के बारे में पता लगाता है कौन कैसे क्या कर रहा है। उसके बाद आते हैं दीवान ए विजारत। इस दीवान ए विजारत को क्या कहते हैं? गुप्त विभाग यह है। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग है। दीवान ए रसालत विदेश विभाग है। क्वेश्चन नंबर 13, कर्नाटक के झील है जोग और नदी है सारावती। केरल का झील है अथिरापल्ली, नदी चालाकुडी। दूधसागर झील गोवा में स्थित है, नदी है मांडवी। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल है जो कि 455 मीटर का वाराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में। सेकंड सबसे ऊंचा झरना 399 मीटर का है, उड़ीसा में स्थित है, वाराही पानी बुधबल्लवा नदी पर। उसके बाद में तीसरा सबसे ऊंचा 340 मीटर का है, नोहकलिकाई मेघालय में स्थित है। थलैयार जो है तमिलनाडु में स्थित है। वज्र झरना महाराष्ट्र में स्थित है। ये सब झरना है, ध्यान दीजिएगा। थलैयार झरना जो है तमिलनाडु में है, वज्र झरना महाराष्ट्र में है, चचई और धुआंधार झरना मध्य प्रदेश में है, कैंपटी झरना उत्तराखंड में है, दुदुमा झरना उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे बड़ी खारी झील है चिल्का झील। सबसे बड़ी लैगून तटीय झील यही है, चिल्का झील ही है। पहली रामसर साइट में 1981 में बनी थी। पहली रामसर साइट 1981 में बनी थी। सबसे लंबी झील है वेम्बाद झील, केरल में स्थित है, 96.5 किलोमीटर का। सबसे गहरी झील है मानसबल झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो इस पर लोकटक झील स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है। वुलर झील कश्मीर में स्थित है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र
तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। सेकंड सबसे बड़ा है। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र सेकंड सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? नाथपा झाकरी है, सतलज नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पुराना कौन सा है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग की स्थापना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। वर्तमान सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया वर्तमान में क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया 2025-30 में अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। फर्स्ट सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। फर्स्ट अध्यक्ष PM होते हैं, मतलब PM तो अभी भी है, वही है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, GST परिषद। GST परिषद 12 सितंबर 2016 को बनी है, ध्यान दीजिएगा। GST के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कुल सदस्य 33 शामिल हैं। कुल सदस्य कितने हैं? 33। GST में नंबर, GST इन जिसे कहते हैं, 15 अंक का होता है। GST के प्रकार देख लेते हैं। GST के प्रकार हैं CGST, SGST, IGST, UGST। GST का नारा वन नेशन वन टैक्स है। GST के लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 हुआ है। GST की दरें कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18%, 28%। GST लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। पहला राज्य असम ने लागू किया था। पहला देश 1954 में फ्रांस ने लागू हुआ था। फ्रांस में लागू हुआ था। भारत 161वां देश GST लागू करने वाला है। GST म्यूजियम कहाँ पे है? गोवा में। GST किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। GST का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। उसके बाद GST काउंसिल आर्टिकल नंबर 279 के ए से बनाया गया है। GST बिल जो है लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पेश हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की चाल। थोड़ा धुंधला होगा। ध्वनि की चाल आप लोग सिर्फ सुनिए, देखिएगा। सबसे ज़्यादा ठोस में होती है ध्वनि की चाल। उसके बाद में सेकंड नंबर पर द्रव में, तीसरे नंबर पर गैस में। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में सबसे ज़्यादा किस में होती है? एल्यूमिनियम में, 6420 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में दूसरे नंबर पे निकिल में होती है, 6040 मीटर पर सेकंड। द्रव में सबसे ज़्यादा समुद्री जल में होती है, 1531। और उसके बाद अशुद्ध जल में होती है 1498। गैस में सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन में 1284 और हीलियम में होती है 985। क्वेश्चन नंबर 19, एसिड का एक विशिष्ट गुण है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है एसिड। H+ आयन देगा। मिथाइल ऑरेंज जो है पीले से गहरा लाल कर देगा। पीले से गहरा लाल कर देगा मिथाइल ऑरेंज को। क्षार को उदासीन कर देगा। स्वाद में खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लार जो है हमारा शरीर डेली 1 से 1.5 लीटर पैदा करता है। लाल ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है? पैरोटिड है। पैरोटिड जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सब मैंडिबुलर हैं दूसरा। तीसरा है सब लिंगुअल है। सबसे छोटा लार ग्रंथि सब लिंगुअल है। लार ग्रंथि में 2 एंजाइम निकलती हैं। लाइसोजाइम जो जीवाणु खत्म करता है। टायलिन स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है, इधर देखते हैं, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। ट्रिप्सिन फैट का पाचन करता है। लाइपेज फैट का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। लार का pH मान कितना होता है? ये आप लोग बता दीजिएगा क्वेश्चन। चलिए चौथे प्रैक्टिस सेट पे चलते। प्रैक्टिस सेट नंबर 4। मेरे भाई आपसे बस इतना विनती है कि आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए कोई प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ओडिसी नृत्य से संबंधित है। सुजाता महापात्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी इनको 2017 में प्राप्त हुआ था।
केलुचरण महापात्रा, इनको पद्म विभूषण जो है सन 2000 में मिला था। ये उड़ीसी के पहले कलाकार कौन है? केलुचरण महापात्रा हैं। उड़ीसी को पुनर्जीवित करने वाले केलुचरण महापात्रा हैं। सृजन स्कूल की स्थापना जो है खोला था 1993 में कौन? केलुचरण महापात्रा ने। ठीक है, ये उड़ीसी की शिक्षा देने के लिए खोले थे सृजन स्कूल को। संयुक्ता पाणिग्राही, ये भी उड़ीसी से संबंधित है। रानी कर्ण, ये भी उड़ीसी से संबंधित है। मायाधर राउत उड़ीसी से संबंधित है। उड़ीसी के जनक कौन है? गुरु पंकज चरण दास उड़ीसी के जनक है। उड़ीसी के नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है। उड़ीसी की मुद्रा त्रिभंगम मुद्रा है। प्रारंभ जो है मंगलाचरण से शुरुआत होती है, इसका अंत जो है मोच पर होती है। गुफा उदयगिरी एंड खंडगिरी उड़ीसी का पता चलता है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा से उड़ीसी का पता चलता है। उसके बाद में सचल मूर्ति का संबंध जो है उड़ीसी से है। इसमें शरीर का जयमितीय पैटर्न बनता है सचल मूर्ति में। सोना नारायण कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। तक टोक उत्सव जो है लद्दाख का है। इस क्वेश्चन नंबर 2 है। तक टोक उत्सव जो है लद्दाख का है। इस अवसर पर चम डांस होता है। लद्दाख का उत्सव देख लेते हैं। हेमित यहाँ पे तुसु लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक अक्षर और रहेगा जो हम किताब में देखे थे। चलिए हेमिस पढ़िएगा आप लोग। कोरजोक नरोपा, हिमालय का कुंभ है नरोपा। केमडे सिंधु दर्शन। असम का कौन सा है? बिहू है, माजुली है, अम्बुबाची है। नागालैंड का नृत्य हार्नबिल है, मोत्सू है, सेकेनी है। त्रिपुरा का है उनाकोटी है, पिलक है, नीर महल है। आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो है, कल्याण उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश का है सोलुंग है, ड्री है, तमिलनाडु है, मोपिन है, मोरुंग है अरुणाचल का। छत्तीसगढ़ का है हरेली, पोला, राजिम कुंभ। छत्तीसगढ़ का कुंभ भी इसको कहते हैं, राजिम कुंभ को। गोवा का है चिक्कलकालो, सनबर्न। गुजरात का है बौठा, दिवासो। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है। इंग्लैंड ने 2019 में 1 बार जीता है। वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है, 1975 और 1979 में। भारत ने 1983 2011 में सिर्फ 2 बार जीता है भारत ने भी। आइए यहाँ पे 1983 का वर्ल्ड कप जो कि लॉर्ड्स के मैदान में होता है, वेस्ट इंडीज को हराया था भारत ने, भारत जीता था। इस समय कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। 93 रन से जो है भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को मिला था। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन श्रीकांत ने बनाए थे, श्रीकांत ने बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट रोजर बन्नी ने 18 विकेट लिए थे। 2011 का वर्ल्ड कप देख लेते हैं। श्रीलंका को भारत ने हराया था, 6 विकेट से हराया था। इस समय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी को। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान और शाहिद अफरीदी ने मतलब लिए थे, 21 विकेट। वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था 2011 का वर्ल्ड कप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, अरुंधति राय। मैन बुकर पुरस्कार 1997 में अरुंधति राय को मिला है। इनके किस बुक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। इसे हिंदी में मामूली चीज़ों का देवता भी कहते हैं। कुछ मतलब यूपी पुलिस में पूछा गया था। पेन पिंटर अवार्ड 2024 में मिला है अरुंधति राय को। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 में मिला है। इनके बुक का नाम है कौन कौन सा? द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट्स, माई, देखिए थोड़ा हिंदी में भी लिख दिए हैं, माई सेडिटियस हार्ट, इनके बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रमंडल खेल। इसका आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में होता है। 2030 में भी हैमिल्टन कनाडा में ही होगा। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। 2022 में इंडिया ने चौथा प्लेस जीता था 2022 में, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ जीता था। ठीक है। 2026 में ग्लासगो
स्कॉटलैंड में होगा। भारत में 2010 में हुआ था सिर्फ एक बार। पहला पदक इंडिया का कॉमनवेल्थ में राशिद अनवर ने 1934 में प्राप्त किए थे। फर्स्ट गोल्ड मिल्खा सिंह ने 1958 में, और फर्स्ट महिला ने कब गोल्ड जीता था 1998 में रूपा को मिला था, रूपा उन्नीकृष्णन को, शूटिंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने ओलंपिक खेलों में फर्स्ट बार कब भाग लिया था 1900 में। नॉर्मन प्रिजार्ड 2 सिल्वर जीते थे सन 1900 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है 23 जून को। फर्स्ट अध्यक्ष कौन है, बिकेलस हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसार्ने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ जिसे IOA कहते हैं, 1927 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। फर्स्ट अध्यक्ष JRD टाटा हैं। वर्तमान अध्यक्ष PT ऊषा हैं। पहली बार भारतीय दल ने ओलंपिक में कब भाग लिया था 1920 में भाग लिया था 5 सदस्य के साथ। पहली ध्वजवाहक कौन है, पूर्णिमा बनर्जी हैं। फर्स्ट महिला ओलंपिक में मेडल जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी हैं। सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में भारोत्तोलन में भारत में ओलंपिक कुल पदक कितने जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में 41 पदक कुल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर मतलब 45 मीटर जो है भाला फेंका था। हॉकी टीम ने स्पेन को हराया है। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने हमारे स्पेन को हराया है। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं हॉकी मतलब पेरिस ओलंपिक में, दोनों ब्रॉन्ज हैं। मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में शामिल है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 12 सदस्य जिसमें शामिल थे। कितने मौलिक कर्तव्य बताए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति में, 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, जिसे लागू 3 जनवरी 1977 को किया गया था। इसमें जोड़े कितने गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 1976 में PM कौन थे, PM थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में है। अनुच्छेद 21 से, जो कि अनुच्छेद 51A के ही समान है, 51A के समान है। क्वेश्चन नंबर 9, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक इसका काल है। तुगलक वंश का 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक शासन करता है। महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल अभियान से लौट रहा था, महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1325 से 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक का काल है। अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद था। 1395 से 1414 तक नसरुद्दीन महमूद का काल है। तैमूर लंग का आक्रमण जो है इसी के समय होता है। नसरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है। 1398 में इसी के समय हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका काल है। तांबे के सिक्के जारी कराए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी इसकी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद ले गया था। देवगिरी मतलब इस समय का नाम है, दौलताबाद पहले का नाम था। ठीक है। 1327 में ले गया था दिल्ली से दौलताबाद 1327 में। इसकी सांकेतिक मुद्रा 1329 में शुरू किया था। खुरासन अभियान असफल रहा, इसने किया था। कराचिल अभियान ये भी असफल रहा था। दीवान ए अमीर को ही किसानों के लिए, ये आज के मॉक टेस्ट में आया था। दीवान ए अमीर को ही जो है किसानों के लिए किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसानों को ऋण देने के लिए, जिसे तकवी ऋण भी कहते हैं। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता 1333 में आया था। इसके बुक का नाम है रेहला। मोरक्को से आया था। दिल्ली का काजी इसको बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद 1342 में इसको चीन भेज दिया था।
फिर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर बुक्का के द्वारा। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना करता है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये सब हो रहा है स्थापना। क्वेश्चन नंबर 11, धार का किला। धार का किला जो है महमूद तुगलक ने बनवाए थे। किसने? महमूद तुगलक ने धार के किले को बनवाया था, जिसका काल है 1395 से 1414 तक इसका काल है। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक इसका काल है। सबसे ज़्यादा नहरें निकलवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल का अकबर और औरंगजेब भी फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं सर्वाधिक नगर का निर्माण करवाया था। इसकी आत्मकथा का नाम है फुतुहात-ए-फिरोज शाही। इतलाक पर था फिरोज शाह तुगलक का है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाए थे। 1505 में कुतुब मीनार का पुनः निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। गयासुद्दीन तुगलक, सबसे पहले नहर का निर्माण इसी ने करवाया था। आइए लोदी वंश पे आते हैं। लोदी वंश, क्वेश्चन नंबर 12, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का काल, बहलोल लोदी कब तक शासन करता है? 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोदी का शासन करता है। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 में आता है, 1517 तक रहता है। फिर इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक का मतलब शासन करता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। रबिया उर दुर्रानी के याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। नकली ताजमहल का नकल इस कहते हैं बीबी के मकबरे को। क्वेश्चन पूछा गया है। बलबन दिल्ली, बलबन जो है बलबन का मकबरा दिल्ली। बांध, क्वेश्चन नंबर 13, बांध। कर्नाटक में कौन कौन सी बांध है? तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिसे तुंगभद्रा बांध को पंपा सागर बांध भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर। केरल में है मुले पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में है। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है केरल में। कलनई बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में। टिहरी बांध भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में। चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। मैथन बांध बाराबर नदी पर झारखंड में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। भाखड़ा नागर बांध सतलज नदी पर पंजाब में। वैगई बांध वैगई नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? वाकासुर बांध है कावेरी नदी पर केरल में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागर बांध पंजाब में स्थित है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है 260.5 मीटर का। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है तो उसे ऑक्सबो झील बनती है। उससे क्या बनती है? ऑक्सबो झील कहते हैं। ऑक्सबो झील कहते हैं। सबसे बड़ी गोखुर झील या ऑक्सबो झील भी कहते हैं। सबसे बड़ी गोखुर या ऑक्सबो झील कांवर लेक बिहार बेगूसराय में स्थित है। कांवर लेक है बिहार बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बनी थी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। योजना आयोग के समर्थन के लिए बना था। क्वेश्चन नंबर 17, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसी कुल मूल्य को हटा दिया जाए, अगर इसी कुल मूल्य को हटा दिया जाए और सब ऐसे ही रहे तो इसको क्या कहेंगे हम? ये नीचे लिखे हैं। कुल मूल्य के स्थान पर अगर मौद्रिक मूल्य आ जाएगा तो उसे राष्ट्रीय आय बन जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है।
फार्मूला देख लेते हैं जीडीपी का। जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस यक्स, यहाँ पे यक्स लिखा है, यक्स माइनस भी, यक्स माइनस यम है, यक्स माइनस यम। सी का मतलब है उपयोग, आई का मतलब है निवेश, जी का मतलब है सरकारी, एक्स का मतलब निर्यात, यम का मतलब है आयात, इम्पोर्ट। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। पृथ्वी पर, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह जमीन पर सोया होगा तब। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। CaSO4 किसका है? कैल्शियम सल्फेट का है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 का है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का है, नौशादर भी कहते हैं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। नीला थोथा, इसे ब्लू विट्रोइल कहते हैं। CuSO4 इसका सूत्र है। लाल दवा का सूत्र क्या है? KMnO4। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के वाहिकाओं का कार्य। धमनियाँ जो है रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है धमनियाँ। इसमें शुद्ध रक्त होता है। सिराए में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी जो है वेन, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा जिसे कहते हैं, शुद्ध रक्त इसमें होता है। और पल्मोनरी आर्टेराइज जो है, इसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। सिर और गर्दन में रक्त जो है कैरोटिड पहुंचाता है। पैरों में रक्त की आपूर्ति उरू करता है। किडनी में रक्त की आपूर्ति रीनल करता है। तो एक आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 समाप्त हो गया। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लोक नृत्य। तरंग मेल जो है गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का और कौन कौन सा है? जगोर है, ढकनी है, कुड़वी है, घोड़े मोदनी है। ठीक है, जगोर, ढकनी, कुड़वी, घोड़े मोदनी गोवा का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का है तुरा कलिंगी अहिराई। तमिलनाडु का है देवरत्तम कायसिल वट्टम। केरल का है थैयम मुदियट्टू पढ़यनी। पढ़यनी जो है ये कर्नाटक का भी है लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश का है छपेली है, झाली है, घुरेई है, हिमाचल प्रदेश का। महाराष्ट्र का है बांध्या है, मुरली है, गौरीचा है। मेघालय का है कोच है, राभा है, दूर से गाटा है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। उसके बाद में भारत 2 एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। भारत में सिर्फ 2 एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है 1951 में नई दिल्ली में, जिसमें भारत की रैंक 2 थी। 1982 में नई दिल्ली में, जिसमें भारत की रैंक 5 थी। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की रैंक 2nd थी। और सेकंड एशियन गेम कहाँ पे? 1954 में होता है। सेकंड एशियन गेम कब हुआ था? 1954 में। एशियन गेम के जनक कौन है? गुरुदत्त सोंधी जो है एशियन गेम के जनक है। इसका आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करवाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कुवैत में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है इवर ऑन वर्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आदर्श वाक्य को। इसका प्रतीक है ददरू सूर्य। इसका प्रतीक क्या है? ददरू सूर्य है। फर्स्ट गोल्ड इंडिया का सचिन नाग ने तैराकी में 1951 में लाए थे। फर्स्ट गोल्ड जो है इंडिया का 1951 में सचिन नाग ने तैराकी में लाए। फर्स्ट महिला गोल्ड जो है कमलजीत संधू ने 1970 में रनिंग में लाए हैं।
2023 में एशियन गेम में इंडिया की रैंक जो है 107 पदक के साथ जो है, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रोंज है। चौथी रैंक है इंडिया की 2023 के एशियन गेम में। चीन में हुआ था। 2026 में नागोया जापान में होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप में रजत पदक जीता था। पहले व्यक्ति थे इंडिया के फर्स्ट सिल्वर जीतने वाले। इंडिया के लिए पहला मेडल के.डी. जाधव ने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे। फर्स्ट गोल्ड जो है अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीते थे। बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीते थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार दिया था। 2024 में मिला था यह, और सेकंड भारतीय बन गए हैं ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले। ठीक है। और फर्स्ट भारतीय कौन है? फर्स्ट भारतीय हमारी पीएम इंदिरा गांधी थी। सुशील कुमार ने 2 मेडल जीता है। 2008 में जो है ब्रॉन्ज मेडल, 2012 में सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु ने 2016 में सिल्वर मेडल जीते हैं और 2021 में ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर 2024 में 2 मेडल जीते हैं एक साथ, दोनों ही ब्रॉन्ज हैं। नीरज चोपड़ा ने 2021 में गोल्ड, 2024 में सिल्वर। हार्नबिल त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 4, हार्नबिल त्यौहार 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागालैंड का त्यौहार है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है, लेकिन यह त्यौहार जो है सन 2000 से मनाया जाता है। नागालैंड का त्यौहार कौन कौन सा है? नागालैंड का त्यौहार है मोआत्सु, जो कि 3 दिन मनाया जाता है एओ जनजाति के द्वारा। आओलेंग कोन्याक जनजाति मनाती है। सेकेनई, तुलनी, ये सब नागालैंड का त्यौहार है। और कौन कौन सा है देखिए, बुसुदीमा, बुसुजीवा, तोखु, एगोंग, एमसे। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 20 करोड़ के साथ, महाराष्ट्र की है 11 करोड़, बिहार की है 10.4 करोड़, पश्चिम बंगाल की है 9.1 करोड़। कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या? यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल की है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है 6,07,688। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है यूटी में, दिल्ली में है। सबसे कम जनसंख्या यूटी में, लक्षद्वीप में है। पेरिस ओलंपिक 2024। क्वेश्चन नंबर 6, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली फर्स्ट भारतीय जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह की है। दक्षिण कोरिया के ली ओनहो और आएजिन को हराया है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। दोनों हरियाणा की हैं। इंडिया की रैंक 71 है, 6 पदक के साथ, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज पेरिस ओलंपिक 2024 में, जिसमें फर्स्ट रैंक यूएसए की है 40 गोल्ड के साथ। मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में जीते हैं। इंडिया के मेडल देख लेते हैं कौन कौन जीता है। नीरज चोपड़ा जो है 89.41 मीटर जो है भाला फेंक कर सिल्वर मेडल। उसके बाद में अरशद खान, ये तो अरशद जो है पाकिस्तान का है, ये भी भाला फेंके थे 92.97, इसको गोल्ड मेडल मिला था, इनको छोड़िए। मनु भाकर ने इकलौती हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। मनु भाकर, दोनों ही ब्रॉन्ज थे। अमन सहरावत जो हैं कुश्ती में 57 kg वेट में, इनकी एज है 21 एज, सबसे कम एज में हरियाणा के हैं, इनको ही ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्वप्निल कुसाले को शूटिंग में 50 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मिला। हॉकी के टीम स्पेन को हराकर, इसके कैप्टन मनप्रीत सिंह थे, इनको भी ब्रॉन्ज मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के अनुच्छेद पकाने को का 2 एस्टेरिक है, मिला लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद नंबर 52 राष्ट्रपति के पद। अनुच्छेद नंबर 53 कार्यपालिका का प्रमुख। अनुच्छेद नंबर 54 निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 55 कोटा। अनुच्छेद नंबर 56 कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर 57 दोबारा पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 58 योग्यता। अनुच्छेद नंबर 59 दशाएं। अनुच्छेद नंबर 60 शपथ हैं। अनुच्छेद नंबर 61 महाभियोग।
क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 72 में है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति 72 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल नंबर 143 में। भाई थोड़ा गलती हो रहा होगा तो उसके लिए माफ़ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया बोलते बोलते ना, तो पूरा जीभ लड़बड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें विधानसभा में मतलब स्टेट भी आता है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये मतलब विधानसभा में कुछ आते हैं, तो इनके भी सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव जो है 1952 के एक्ट से होता है। इसमें प्रस्तावक कितने होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? 50। अनुमोदक भी 50 होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है, चुनाव का प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद में जमानत राशि जो होती है 15,000 रुपये होती है। लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य को हम एमपी कहते हैं, और इसका बैलेट पेपर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। वोट जिसे कहते हैं, इसका वोट जो होता है ग्रीन कलर का, वोट जो डालते हैं बैलेट पेपर जिसे बोलते हैं ग्रीन कलर का होता है। और विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, और इसके बैलेट पेपर जो होता है पिंक कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति का महाभियोग। संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है राष्ट्रपति के महाभियोग की। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो व्यवस्था से लिया गया है। दूसरा सदन आरोप की जांच करता है। जैसे अगर लोकसभा लगाएगा तो राज्यसभा जांच करेगा, राज्यसभा लगाएगा तो लोकसभा जांच करेगा। इसका नोटिस जो है 14 दिन के अंदर इस पर विचार करना होता है, इसके नोटिस पे। और लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। लेकिन संसद के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर के होने चाहिए इस पर, यह प्रक्रिया तभी चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर लोदी। 1489 से 1517 तक इसका काल है। जब अपना कपड़ा और बिस्तर जो है बदल दिए इसने, और पुराना जो कपड़ा बिस्तर था उसको बेचा गया, तो उससे जो पैसा आया उसको जो है सिकंदर लोदी ने गरीब लड़कियों को दहेज देने के लिए उसका उपयोग किया। 1504 में आगरा को बसाया था। 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना ली थी। गज ए सिकंदरी 30 इंच का एक पैमाना है जो भूमि मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुरु रुखी शीर्षक से यह अपनी रचना करता था। संगीत का फर्स्ट फारसी ग्रंथ है लज्जत ए सिकंदर शाही। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध यह हार गया था। किससे हार गया था? बाबर से। बाबर vs इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है। इसे मुगल वंश का संस्थापक 1526 में बाबर बन जाता है, जब इसको हरा देता। अंतिम शासक था ना, तो उसके बाद मुगल वंश जो है इसकी स्थापना हो जाती है 1526 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बाबर का काल 1526 से 1530 तक है, ठीक है। उसके बाद आता है हुमायूं का काल 1530 से 1540 तक है। 1530 में देखिए क्या क्या हुआ। चौसा का वार लड़ा, ठीक है। हुमायूं ने 1539 में चौसा का वार लड़ा, और बिलग्राम का वार 1540 में हुआ। फिर 1540 में मतलब भारत छोड़ कर भाग गया। फिर दोबारा से आता है 1555 में। 1555 में जब आया तो सरहिंद का वार हुआ, और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। अकबर का काल 1556 से 1605 तक है। जहांगीर का काल 1605 से 1627 तक है। शाहजहां का काल 1627 से 1658 तक है। औरंगजेब का काल 1658 से 1707 तक है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहारुद्दीन मुहम्मद। इसका जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर का जन्म जगताई कबीले से मतलब संबंधित था बाबर। इसको बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी भी कहते हैं। बाबरनामा की आत्मकथा क्या है? जगताई तुर्क है। बाबर के युद्ध का क्रम देख लेते हैं। ये सब इसने जीता है, पूरा युद्ध जो है जीता है। इसमें लिखे नहीं हम, लेकिन जीता है, पूरा युद्ध जीता है। पानीपत का वार जो है 1526 में होता है इब्राहिम लोदी से, वो भी विनर होता है बाबर ने। खानवा का युद्ध 1527 में होता है राणा सांगा से। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है मेदिनी राय से। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है अफगानों से। फिर क्वेश्चन नंबर 12, माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खान माता के वंशज से
मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान के। 1521 में चंगेज खान भारत आया था, 14वीं पीढ़ी से था। चंगेज खान 14वीं पीढ़ी से था। पिता की ओर से जो है तैमूर लंग से संबंध है, 5वीं पीढ़ी से तैमूर लंग था। 1398 में जो है तैमूर लंग भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के दर्रे देख लेते हैं। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। मुलिंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा है देख लेते हैं। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा, योग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा। तमिलनाडु का सोकेतह, तमिलनाडु का कौन सा दर्रा है? सोकेतह दर्रा है। और तुजु जो है मणिपुर का दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा दर्रा अन्य तीन से भिन्न पर्वत श्रृंखला से में स्थित है? तो 14वां नंबर क्वेश्चन जो है तीसरा, मतलब तीनों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसका आंसर सिर्फ लिख दिए हैं पाल घाट। अन्य तीन से भिन्न है, पाल घाट था, भोर घाट था, उसके बाद में से मतलब चार ऑप्शन थे, इसका आंसर पाल घाट था। क्वेश्चन नंबर 15, अरुणाचल में म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल को म्यांमार से कौन जोड़ता है? दिहांग दर्रा। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, इंडिया को चाइना से जोड़ता है। माना दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है नाथुला दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, इंडिया, चाइना, नेपाल को लिपुलेख दर्रा जोड़ता है। त्रिजंक्शन भी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड क्वेश्चन नंबर 16, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में अगस्त में शुरू हुआ था, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे नाबार्ड लिखा है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिखा है नाबार्ड के द्वारा शुरू हुआ था, ठीक है। आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ था। उसका उद्देश्य किसानों को ऋण देना है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था। इसका उद्घाटन 5 नवंबर 1982 को इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। बजट जो था इसके पास उस समय को, मतलब इसकी स्थापना के समय बजट इसके पास 100 करोड़ था। समिति बी शिवरामन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। 6वें पंचवर्षीय योजना से अपनाया गया। स्थापना जो है 1981 के एक्ट से 61वां धारा से इसका स्थापना होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2022 में जीवा कार्यक्रम चलाया गया और इसके अध्यक्ष यहाँ पिछली वीडियो में बताए थे, यहाँ पे लिखे नहीं है, आप लोग सर्च करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी MFI RBI द्वारा विनियमित नहीं है? गैर लाभकारी MFI मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्ट जो है 1956 में आया था। यानी MFI का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। RBI एक्ट 1934 एक्ट से स्थापना होती है RBI की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। राष्ट्रीयकरण RBI की 1 जनवरी 1949 को होती है। इसके पास बजट कितने थे? 5 करोड़ उस समय बजट थे। हेडक्वार्टर इसका पहले कोलकाता में था। 1935 में RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता में था। उसके बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बन गया। फर्स्ट गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे फर्स्ट गवर्नर। फर्स्ट भारतीय स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। वर्तमान जो है 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1926 का है। शाही आयोग भी इसे कहते हैं। 1921 और 26 का वायसराय उस समय कौन था? रीडिंग था। क्वेश्चन नंबर 18, सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं जिसमें वाह आता है? वह सदिश राशियाँ हैं, ज़्यादातर यही होती हैं, जैसे आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है, ऊर्जा है, लंबाई है, सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? सदिश राशियाँ जो हैं जिसमें दिशा और परिमाण होता है उसे सदिश राशियाँ, जिसमें दिशा नहीं होता उसे अदिश राशियाँ। क्वेश्चन नंबर 19, जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है?
विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन वसा में कौन कौन सा, ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। के जो है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेप्टोक्यूनान जो है, नेप्टोक्यूनान विटामिन के का रासायनिक नाम है। अयस्क धातु का क्वेश्चन नंबर 20, अयस्क धातु। सोडियम का अयस्क धातु कौन सा है, बोरेक्स है, चिली साल्टपीटर है। एल्यूमिनियम का कौन कौन सा है, कोरंडम है, बॉक्साइट है। पोटेशियम का अयस्क धातु है, कार्नेलाइट। कॉपर का अयस्क धातु है, क्यूपराइट जो है कॉपर का है। सिल्वर का है, रूबी सिल्वर। उसके बाद में सीसा का कौन से अयस्क धातु हैं, गैलेना है। निकिल का है, मिलेराइट है। यूरेनियम जो है, यूरेनियम का अयस्क धातु है जिसे यूरिया कहते हैं, पिच ब्लेंड। उसके बाद ये होमवर्क दिए थे सर ने, कैलामाइन किसका है, लगभग जिंक का है, पिछली वीडियो में बताए थे। तो यहाँ आपका 5 प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त होता है मेरे भाई, ठीक है। इसमें तो हम गलती तो एकदम 1% के बराबर किए हैं, उस गलती को इसमें नहीं हुआ। पहला वीडियो में जो है वही थोड़ा सा हम बता दिए हैं दूसरे वीडियो में आके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा मेरे भाई, लगभग 1-1.5 घंटे से हम पूरा एकदम बोल ही रहे हैं, पूरा मुंह दर्द करने लगा। तो अगर मेहनत लगा होगा आप लोगों को तो बस आपसे इतना ही कहना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। ऐसा ही मतलब पूरा 30 सेट का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। कल 6वां सेट मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते 1 मिनट भी, क्योंकि हम भी उसी स्थिति में जिस पर आप लोग हैं, ठीक है। हम भी पढ़ाई कर रहे हैं GD का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।